18 स्वदेश पर आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, नतीजों खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ दिग्गज मेहमान जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताएंगे और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट में कमाई वाले वो कौन से कॉल होंगे उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में हम आज के सत्र के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे, लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 24,850 के आसपास कारोबार करता हुआ और अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहां पर भी शुक्रवार के सत्र में मिला जुला ही कारोबार दिखा था, लेकिन ग्लोबल बाजारों से कई सारे संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर जो पहले 25% के टैरिफ थे वो अब बढ़ाकर 50% कर दिए। ऑयल मार्केट, कच्चे तेल के लिए बड़ी खबर, लेकिन पूरी डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन, लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को मिला जुला कारोबार दिखा था, लेकिन आज अमेरिकी फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, शुक्रवार को मिला जुला कारोबार था, लेकिन डाउ में और नेस्डेक दोनों में हमने लोअर लेवल से काफ़ी स्मार्ट रिकवरी देखी थी। दिन के निचले स्तर से डाउ जोन्स में करीब 365 अंकों की और जबकि नेस्डेक में करीब 260 से 265 अंकों के आसपास रिकवरी आई थी। लेकिन ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट्स अमेरिका से निकल के आए हैं थोड़ा सा मूड ज़रूर ख़राब कर रही हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ है 25% का, उसको बढ़ाकर 50% करने का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहा है कि इससे जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। भारत काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स दोनों का, और अगर हम FY25 की बात करें तो करीब करीब $4 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट भारत ने अमेरिका को किया था। तो निश्चित तौर पर आज स्टील और एल्यूमिनियम वाली जो कंपनीज है वो फोकस में रहने वाली हैं, और इस हफ्ते कुछ की अनाउंसमेंट्स हैं जिस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। देखिए, 4 जून से यानी कि बुधवार से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके बाद 5 तारीख को और 9 तारीख को अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई है टैरिफ के मसले को लेकर। पहले फेडरल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया, उसके बाद अपील कोर्ट में ट्रंप गए थे, उसके बाद उस पर स्टे लगाया गया उस फैसले पर। तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं या फिर उनके प्रशासन के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि टैरिफ जारी रहेगा। केविन हैसेट जो कि ट्रंप प्रशासन से जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जो कोर्ट है टैरिफ को बरकरार रखने का ही फैसला सुनाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। इस बीच केविन हैसेट ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बातचीत की जो तारीख है वो भी तय नहीं है। हाल फिलहाल ट्रंप के बयान के बाद थोड़े रिश्ते तल्ख होते हुए नजर आ रहे थे। फिर से देखते हैं कि इस बातचीत में क्या निकलता है। हालांकि चीन की तरफ से इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस हफ्ते निश्चित तौर पर फोकस में रहने वाली है। इस बीच वाणिज्य मंत्री अमेरिका में हावर्ड ल्यूटनिक, उन्होंने भी ये कहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म नहीं होने जा रहे हैं और टैरिफ रहने वाले हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ एक्शंस हैं, कुछ बैठकें होने वाली हैं, उस पर बाजार की नजर रहने वाली है। और इस हफ्ते नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी अमेरिका में आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। हालांकि अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछला महीना बाजारों के लिए काफी अच्छा रहा है। डाउ जोन्स में लगातार 3 महीने की हम मंथली गिरावट देख रहे थे, उस पर ब्रेक लगी है और करीब 4% के आसपास बाजार चढ़े हैं। नेस्डेक की बात करें तो पिछले महीने 9.5% के आसपास की तेजी रही है और S&P 500 में करीब 6% के आसपास के गेंस के साथ बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो लास्ट मंथ अच्छा बीता है, देखते हैं कि जून में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये जो टैरिफ वाला मसला है ये निश्चित तौर पर ग्लोबल बाजारों को परेशान कर रहा है। स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, आज अगर आप एशियाई बाजारों को देखेंगे तो चौतरफा गिरावट है। सिर्फ आप कोरिया को छोड़ दीजिए, वहां पर हल्की सी तेजी है। अदरवाइज जापान के बाजार निकेई में लगातार दूसरे सत्र में 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। हैंगसेंग जो कि हांगकांग का बाजार है, वहां पर 1.5% से ज्यादा की कमजोरी है, करीब 350 नीचे बाजार ट्रेड कर रहे हैं। और चीन के बाजार पर भी इस वक्त हमें दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं।
अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड आपको $64 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखेगा, लेकिन शनिवार को ओपेक प्लस देशों की एक अहम बैठक हुई है और उस बैठक में यह डिसीजन लिया गया है कि जुलाई से जो आउटपुट इंक्रीज है, यानी कि कच्चे तेल के जो उत्पादन है उसमें 4,11,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये एक भारतीय इकोनॉमी के लिए राहत की बात कह सकते हैं, क्योंकि फिर कच्चे तेल के जो भाव हैं थोड़े से वो मतलब नरम ही रहेंगे, उसमें बढ़ोतरी नहीं देखेंगे अगर सप्लाई अगर बढ़ती है तो। इसके अलावा सोना $3300 के आसपास है, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स या फिर यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, 99 के आसपास की डॉलर इंडेक्स है। और जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में 10 ईयर की वो है 4.42% पर। तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये टैरिफ वाला जो मसला है वो थोड़ा सा आज भारतीय बाजारों का मूड जरूर खराब कर सकता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में 22-23 अंकों की हल्की सी गिरावट पर शुरुआत के संकेत थे, लेकिन अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखिए, एशिया को देखिए या फिर गिफ्ट निफ्टी, सारे के सारे इंडिकेट ये कर रहे हैं कि आज सोमवार की जो शुरुआत होगी थोड़ी सी नरमी के साथ ही होगी। नरमी के साथ शुरुआत, गिफ्ट निफ्टी के ऐसे संकेत और एशियाई बाजारों पर किस तरह की चाल दिखी है उस पर भी हमने चर्चा की। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह से निकल कर आए उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। डीआईआईज की खरीदारी 9वें दिन लगातार उन्होंने खरीदारी की और करीब 9,100 करोड़ के शेयर्स उन्होंने शुक्रवार को कैश मार्केट में खरीदे, लेकिन डीआईआईज की करीब 6,450 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी थी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की बिकवाली दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 21,250 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 250 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2500 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। लेकिन याद रखें, एक स्टॉक आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेगा और वो है मन्नापुरम फाइनेंस, तो इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। करीब 3% की तेजी के साथ शुक्रवार को बंद हुआ था और आज ये स्टॉक वायदा बाजार में बैन में रहेगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कई सारे स्टॉक्स नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। कर रहे हैं चौथी तिमाही के। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले ऑफ कोर्स बताऊंगा कि अर्निंग सीजन कंप्लीट हो गया है, आपके मई के ऑटो सेल्स आ गए हैं और पूरा एक राउंड अप वाला ये लिंक होने वाला है कि पूरा एक महीना क्या हुआ, पूरा अर्निंग सीजन क्या हुआ, मैं दर्शकों के सामने बताऊंगा। समय ज़्यादा नहीं लूंगा क्योंकि इसका मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया और आपके स्क्रीन पे देखिए आ चुका है। आपको उतना मेहनत नहीं करना होगा। अच्छे नतीजे नायका, ऑफकोर्स कंजम्पशन स्टोरी प्ले आउट हो रहा है। आशीषा थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जीएसटी कलेक्शंस में स्ट्रेंथ आया है, मानसून पहले आया था। कंजम्पशन देखिए अलग एंगल से नज़र से ज़रूर देखिएगा। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है गुड सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको नायका में देखने मिल रहा है। खास करके जो बीपीसी सेगमेंट होता है, जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट, यहाँ पे बहुत अच्छी मोमेंटम आई और गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने कहा कि अगले क्वार्टर से शायद फैशन में भी पिकअप आएगा और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट पे भी नज़र रखिएगा अगले महीने। अपोलो हॉस्पिटल्स मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, आखिरी निफ्टी की कंपनी आई है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट लगभग 54% का ग्रोथ ज़रूर देखने मिल रहा है, बट ओवरऑल जो है नेट मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे नंबर से ज़्यादा फंड रेज पे नज़र रखिएगा, बट ओवरऑल जो है लॉसेज 7,000 करोड़ के ऊपर आए हैं। आरपू में एक अच्छी बढ़त आई है तो उस पर भी नज़र रखिएगा। और प्रमोटर होल्डिंग हालांकि देखिए एडजस्टमेंट्स हुए, सेलिंग हुए हैं, कन्वर्जन हुए इक्विटी की, तो अब जो है प्रमोटर होल्डिंग 25% के जस्ट थोड़ा ऊपर आया है। टीटागढ़ कमज़ोर नतीजे आए हैं। रेलवे थीम में ऑफकोर्स हमने देखा रिवर्सल्स आने लगे हैं क्योंकि रेलवे स्टॉक्स चल गए थे ऑफकोर्स लास्ट 2-3 वीक्स के सेशंस में। और सन टीवी नेटवर्क यहाँ पे मीडिया सेगमेंट में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। कंजम्पशन और मीडिया बजट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, तो इसलिए आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहे होंगे नंबर्स जो वीक है। सन टीवी नेटवर्क के भी वायदा बाजार का स्टॉक है तो उस पर भी नज़र रखिएगा। नेट प्रॉफिट 10% गिरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक बार मैं ऑटो सेल्स का बोर्ड भी बता देता हूँ मैं आशीषा। ऑटो सेल्स जो है 2 सेगमेंट से जिस पे हमारी नज़र है, खासकर की मॉनसून रिलेटेड में 2 व्हीलर और एक है फार्म इक्विपमेंट। बिल्कुल, ट्रैक्टर। तो इन दोनों पे जो है आपको नजर रखना होगा आशीषा। एंड पीवी की बात करें तो यहाँ पे सेल्स थोड़े म्यूटेड देखने मिले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये ट्रेंड कंटिन्यू और ये तो चलेगा ही क्योंकि यहाँ पे कोई ऑस्पिशियस ओकेजन नहीं आया है और ये सीजनली बिकता भी नहीं है, तो वो नए पुराने चीज ट्रेंड को बता के फायदा नहीं है। तो नए चीज में क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर आप नजर डालिए। ऑफ कोर्स बिलो द नंबर्स की बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तो ओला
का जो है एकदम वीक सेट ऑफ नंबर्स आया। टाटा मोटर्स में प्रेशर दोनों सीवी और पीवी सेगमेंट्स दोनों में देखने मिल रहे हैं। टू व्हीलर्स में इनलाइन है हीरो मोटो, टीवीएस मोटो, एस्कॉर्ट्स आपका फार्म सेगमेंट से हुआ। थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में आपको बजाज ऑटो के भी नंबर्स आ जाएंगे। एमएनएम ऑटो और फार्म और आयशर रॉयल एनफील्ड सब सेगमेंट में जो एक अच्छे नतीजे देखने मिले हैं। तो डायरेक्टर साहब अगर ऑटो सेल्स का बोर्ड बन गया तो आप वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इम्पैक्ट आई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स आशीषा, मे ऑटो सेल्स के बारे में हमने बात कर ली, अर्निंग्स के बारे में बात कर ली, और डायरेक्टर साहब 50 के 50 निफ्टी अर्निंग्स आ चुके हैं। ब्रॉडर इंडेसेस और बेंचमार्क इंडेसेस में नतीजे अच्छे देखने मिले हैं। 50 देखिए स्क्रीन पे आ गया है, इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स है। ईपीएस अपग्रेड्स कहीं कहीं देखने मिल सकते हैं। तो नेट नेट उतना खराब अर्निंग सीजन नहीं गया है और ब्रॉडर इंडेसेस सरप्राइज किया है आशीषा। बिल्कुल, तो नतीजों का सिलसिला खत्म हो चुका है। चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से ठीक ठाक ही रहे, कोई मेजर नेगेटिव्स यहां से निकल कर नहीं आए, लेकिन ग्लोबल बाजारों से कई संकेत आए और उन संकेतों के दम पर कई सारे डोमेस्टिक स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, ओपेक प्लस का आउटकम जिसके चलते ऑयल रिलेटेड कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल आशीषा, आप कमोडिटी बहुत अच्छा से ट्रैक करती हैं। आप ऑफ कोर्स तो आपके इम्पैक्ट एनालिसिस मैंने स्टडी किया और ऑफ कोर्स आशीषा बता देते कि हिंडाल्को जो नोवेलिस है यूएस की आम, उस पर भी नजर रहेगी। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने हाइक किया है स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ्स को। अभी जो करंट रेट है 25%, उसको रिवाइज करके 50% कर दिया 4 जून से। अब इसके लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन कंपनी ऑफ कोर्स अप्लाई जो है करने वाली है और जो ग्रीवांसेस है उसकी रेमेडी भी देखना चाहिए यूएस मार्केट्स में। तो नोवेलिस का यूएस एक्सपोजर है, इसीलिए यहाँ पे जो है आप ज़रूर फोकस रखिएगा। ओपेक की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने अपनी सप्लाई हाइक को बढ़ा दी है। वजह बाज़ार में तेल और आएगा, ऑफ कोर्स डिमांड रीजंस भी हैं, ऑयल प्राइसेस कम आ सकते हैं। नेट नेट आपको क्या इम्पैक्ट या देखना होगा। ओएमसीज के लिए पॉजिटिव है। क्रूड डेरिवेटिव वाले कंपनीज़ हैं जहाँ पे क्रूड और नीचे गिर सकता है, तो वो पेंट्स, टायर, एविएशन स्टॉक्स है। और थोड़े दिन पहले हमने कहा भी था कि 1-2 क्वार्टर का लैग के बाद आपको क्रूड के डेरिवेटिव के जो बेनिफिट्स है वो दिखने लगते हैं। तो ऑफकोर्स टायर स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा ये अगले 1-2 क्वार्टर। एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी स्लैश कर दिया है एडिबल ऑयल्स का, अब 20% से 10% कर दिया। जो खपत वाले कंपनीज होते हैं, खास करके जो एफएमसीजी स्पेस में तेल के, उनके लिए पॉजिटिव है। तो सारे एफएमसीजी पैक में एक अच्छी मोमेंटम आज आपको देखने मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया 20,000 करोड़ का फंड रेजर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग से, तो उस पर भी नज़र रहेगी बाजार की। इसके अलावा अर्कन इंटरनेशनल को 1000 करोड़ का एक ऑर्डर भी आया है जिसको आप नज़र में रखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन ने भी ऑर्डर दिया और इस बार 30 एडिशनल एयरबस A350 एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर उन्होंने दिया है। तो अर्कन इंटरनेशनल और इंटरग्लोब एविएशन को ऑर्डर स्पेसिफिक में नज़र रखिएगा। और फार्मा में मैं जल्दी से बता देता हूँ कि सन फार्मा ने चेक पॉइंट थेरेपी को जो है एक्वायर कर लिया है, तो कंप्लीशन हो गई है, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही डॉक्टर रेड्डीज को लगभग 3000 करोड़ का आईटी ऑर्डर आ गया है। ये एक मर्जर हुई थी उनकी एक डॉक्टर रेड्डीज होल्डिंग लिमिटेड का, तो उसको लेके तो ऑफकोर्स सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, बट अब हमें पता है कि ये जो मूवमेंट होते हैं यहाँ पे रिकवरीज भी देखने मिलती हैं, तो वॉलेटिलिटी स्टॉक में ज़रूर रहेगी। और आखिर में सिप्ला में बेंगलुरु फैसिलिटी में एक फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन यूएसएफडीए द्वारा आया है। तो ऑफकोर्स फार्मा में भी न्यूज़ फ्लो है और बहुत सारे जो मंथली न्यूज़ फ्लोज होते हैं वो हम धीरे धीरे करके अगले एक हफ्ते में आपके लिए लेके आते रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट में कई कुछ अपडेट्स ओवर द वीकेंड निकल कर आए हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, कोएर्जी ग्रुप के रवि दियोरा जी। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल से ही शुरुआत करेंगे। ओपेक प्लस का फिर एक बड़ा अनाउंसमेंट, 4,11,000 बैरल्स पर डे का आउटपुट हाइक जुलाई महीने में फिर एक बार होगा, तीसरे महीने लगातार, लेकिन लार्जली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है, जिसके चलते कच्चे तेल में आज सुबह कोई भारी गिरावट नहीं दिखी है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर अब कच्चे तेल पर नजर रखनी चाहिए हमें? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये न्यूज एक्सपेक्टेड लाइन था। पर्टिकुलर मार्केट की उम्मीद थी कि इतना प्रोडक्शन हाइक के लिए सोच रहे, और फ्राइडे इस हिसाब से थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन प्राइसेस हायर लेवल से करेक्ट हो चुके थे, बट इन लाइन है। बट जो मेजरली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है उसका ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट है एंड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर बुलियन एंड क्रूड, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन जो तनाव है वो बढ़ा है। साथ में ये वीकेंड में इजराइल के ऊपर भी हमास ने हमला किया था। तो आई थिंक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है री इमर्ज हो रहा है। इन बिटवीन लग रहा था कि टेंशन समाप्त हो रहे हैं,
बट मुझे लग रहा है कि आज का थीम वही होगा और इससे क्रूड को एक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। कच्चे तेल में बाय करें एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड ये पोस्ट करेक्शन अच्छे लेवल पे भी आ चुका है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो इंट्राडे में बाय करना है, स्टॉप लॉस होगा उसका 5166 एंड अपर साइड 5360 तक के लेवल। आपको डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार $65 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। क्रूड पर खरीदारी की राय 5166 के स्टॉप लॉस के साथ 5360 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी बड़ी खबर, स्टील और एल्यूमिनियम पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार टैरिफ बढ़ाई है और अब 50% तक के टैरिफ 4 जून से नजर आ सकते हैं। क्या राय होगी इंडस्ट्रियल मेटल्स पर? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? जब से एक सेंटिमेंट डिस्ट्रॉयर एंड पर्टिकुलर बात करें तो इससे वैसे देखे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे होगा पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर के ऊपर भी स्टडी चल रही है कि कभी भी यूएस ऐसे जिस हिसाब से वीकेंड में 25 से 50% एल्यूमिनियम एंड स्टील के इम्पोर्ट पे टैरिफ रेज किए, इस हिसाब से कभी भी ओवरनाइट ये भी न्यूज एक ड्यू है एंड कॉपर के ऊपर स्टडी भी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज कॉमिक्स मार्केट में अच्छा शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिखेगा। कॉपर में बाय करें, आज चाइना क्लोज है, इस हिसाब से जो मोमेंटम है वो रेशनल होगा तो कॉपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 856 का लगाए, 878 880 तक के लेवल कॉपर में आते दिख सकते हैं। वही जिंक में भी ध्यान रखें, आई थिंक लोअर लेवल पे वहां भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, 249 पे बाय करें, स्टॉप लॉस 247 एंड एक अपसाइड 254 तक आ सकता है। मेरे हिसाब से ये जो भी कमोडिटीज है पर्टिकुलर, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा मेटल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी बढ़ने के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग का माहौल ज्यादा दिख सकता है। कवरिंग का माहौल मेटल्स में नजर आ सकता है, लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड बनेगी एंड पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन एज वेल एज ये टैरिफ का जो टेंट्रम है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड के हिसाब से ऊपर रहेगा। डॉलर इंडेक्स पे आज स्टेबल है, थोड़ा नीचे ही है एंड यूएस की ट्रेजरी एल भी मंथ के क्लोजिंग लेवल पे ही चल रहे, तो मुझे लग रहा है कि अगस्त फ्यूचर में बाय करें, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि काफी मंथ के थोड़ा गैप अप ओपन होगा, तो मैंने इस हिसाब से स्टॉप लॉस के लेवल एडजस्ट किए। 95,310 का स्टॉप लॉस लगाए एंड पहला टारगेट 96,600 और उसके भी 97,000 तक के लेवल आपको गोल्ड के अगस्त फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर सोने पर खरीदारी की राय 96,600 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल बाजारों से तो कई सारे संकेत, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट से भी कई सारे खबरें ओवर द वीकेंड निकल कर आई और सबसे पहले जीडीपी डेटा पर नजर डालेंगे। FY25 वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में इकोनॉमी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। मार्च तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4% के पास रही, जो पिछले 4 तिमाहियों से सबसे ज्यादा रही है। डिटेल्स के साथ अब हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, काफी अच्छा प्रदर्शन, इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ अनुमान से बेहतर चौथी तिमाही में और पूरे साल के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। क्या बताएं, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए हैं। Q4 में अगर आप देखें तो जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 7.4% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी ग्रोथ है और जाहिर तौर पे इस बात के संकेत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लास्ट क्वार्टर में मजबूती देखने को मिली है और इस बात का भी संकेत है कि जो इलेक्शन का इफेक्ट था, खासकर हमने देखा कि 2024 में खासकर दूसरे और तीसरे क्वार्टर में इलेक्शन का इफेक्ट रहा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभाव में था। उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी, जो एक्सपेंडिचर में कमी देखने को मिली थी, उसका इम्पैक्ट दिखा था। लेकिन Q4 में वो जो इफेक्ट था वो ख़त्म होता हुआ दिखा और जीडीपी ग्रोथ, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, वो 7.4% के आंकड़े पर दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 का जो प्रोविजनल एस्टिमेट है उसके हिसाब से 6.5% का ग्रोथ जो है वो दिख रहा है और ये जाहिर तौर पे इकोनॉमिक सर्वे का में जो अनुमान था सरकार का वो उसी रेंज में है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करें, FY25 में ये 9.8% बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेक्टोरल डेवलपमेंट अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 9.4% है FY24-25 के दौरान। उसी तरीके से डिफेंस
दूसरे सर्विसेज और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्रोथ है वो 8.9% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है FY 24-25 के दौरान वो 7.2% इसमें बढ़ोतरी दिख रही है। प्राइमरी सेक्टर की जहां तक बात है FY 24 में, इसमें पिछले साल के मुकाबले अच्छी ग्रोथ है। पिछले साल 2.7% का ग्रोथ हमने देखा था, इसमें इस बार 4.4% का ग्रोथ है। उसी तरीके से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें भी अच्छी ग्रोथ है FY 24-25 के दौरान, जो कि 7.2% की बढ़ोतरी इसमें दिख रही है। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जिस तरीके से वैश्विक चुनौतियां हैं सरकार के सामने, देश के सामने, इंडियन इकोनॉमी के सामने, उसके बावजूद भी 6.5% का GDP ग्रोथ ये एक बेहतरीन संकेत है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर ये जो उथल पुथल है उसमें स्थिरता आती है, सप्लाई चेन डिस्रप्शन में जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं, तो जाहिर तौर पे इंडियन इकोनॉमी और बेहतर परफॉर्म कर सकती है।